नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के जरिए दिल्ली का सपना बहुत सारे बड़े नेता देख रहे हैं। सपना है प्रधानमंत्री बनने का, 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का, जिसको लेकर बीजेपी के खिलाफ देश में तीसरे मोर्चे को सशक्त बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है और न्योता बहुजन समाजवादी पार्टी को दिया गया और बीएसपी की ओर से तीसरे फ्रंट के सामने मायावती को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की शर्त रख दी गई है। तो क्या मायावती को विपक्ष बनाएगा पीएम पद का उम्मीदवार? आज इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम कैंडिडेट के लिए अचानक से मायावती का नाम कैसे आ गया? देखिए, अगर मायावती का नाम आया है तो ये तीसरे मोर्चे के लिए एक खुशखबरी हो सकती है। तीसरे मोर्चे को चाहिए ऐसा कैंडिडेट जिसमें जितने अभी कैंडिडेट तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगे हैं कि वो पीएम के उम्मीदवार बनेंगे, उसमें सबसे सशक्त दावेदारी जो है वो मायावती की है। मायावती, अगर बीएसपी की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया है कि तीसरे मोर्चे में वो शामिल होंगी लेकिन उसके लिए पीएम उम्मीदवार बनाया जाए, तो उनकी पहल जो है वो सटीक है। अगर एक एक कैंडिडेट के बारे में देखें, जैसे हम शुरू करते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने सबसे पहले महत्वाकांक्षा पाला। उनको लगने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम चुनौती बन सकते हैं। दिल्ली में बैठक की, केसीआर के साथ बैठक की, महाराष्ट्र में शरद पवार को भी अपने साथ लाने की कोशिश की। कई बैठकों का दौर चला, लेकिन धीरे धीरे उनका मोरल डाउन होने लगा। अब मायावती के सामने ममता बनर्जी कुछ नहीं है। एक स्टेट लेवल में अगर देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में मायावती जो हैं वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बड़ी नेता भी हैं, चुनाव जीत रही हैं लगातार। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। 10, 15, 20 सीटों की बात नहीं होती है, एक्सेप्टेंस की बात होती है। अगर मायावती और ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जैसे ही बाहर निकलेंगी उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनकी वैल्यू जीरो है। उनकी वैल्यू जीरो है किसी भी दूसरे स्टेट में। जब उनके आसपास के स्टेट में, पश्चिम बंगाल के आसपास असम देख लें, नॉर्थ ईस्ट में पूरा देख लें, या फिर बिहार में देख लें, उड़ीसा में देख लें, हर जगह पर ममता बनर्जी शून्य पे आउट होती हैं। उनका कोई एक्सेप्टेंस दूसरे स्टेट में नहीं है। दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं जो मायावती और ममता बनर्जी और केसीआर, इन लोगों के नाम चलने के साथ अभी हाल फिलहाल में मायावती से पहले जुड़ा है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, बिहार में राजनीति करते हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जातीय आधार को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाएं। यहाँ पर वो बैठकें कर रहे हैं। कृष्णा पटेल के साथ मुलाकात की कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुर्मी वोटर हैं वो नीतीश कुमार के साथ आ सकें और अपना दल कामेराबादी की जो नेता हैं कृष्णा पटेल, उनके साथ उनका गठबंधन हो। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात किया जाए तो वो बिहार में भी तीसरे दर्जे की पार्टी जदयू अभी बन गई है। पहले दर्जे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे में लालू यादव की आरजेडी है और तीसरे स्तर पर आते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार भी अगर दूसरे स्टेट में कहीं भी ऐसा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, दूसरे स्टेट में भी उसके ब्रांचेज हैं, चुनाव लड़ती है और अरुणाचल प्रदेश में भी जनता दल यूनाइटेड के विधायक हो जाते हैं, एक आध मणिपुर में भी हो जाते हैं, लेकिन उन जगहों पर नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। ये जो स्थानीय नेता कुछ होते हैं जिनको दूसरी पार्टियों से टिकट नहीं मिले हैं, वो बगावत करते हैं और उन्हें ये लोग पकड़ के अपने साथ लाते हैं, कुछ पैसे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और वहाँ पर 1-2 सीटें इनके हाथे चल जाती है और इसका मतलब है कि वो निर्दलीय भी जीतते और समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर जदयू, किसी भी पार्टी से टिकट मिलता तो वो जीत जाते। तो नीतीश कुमार का भी एक्सेप्टेंस बिहार के अलावा किसी स्टेट में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, झारखंड में तक नहीं है, जबकि वो झारखंड में अब कोशिश कर रहे हैं एक्सपेंड करने की। लेकिन कहीं भी किसी भी दूसरे स्टेट में जनता दल यूनाइटेड का कोई प्रभाव नहीं है, नीतीश कुमार का प्रभाव नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं।
इसके अलावा केसीआर की भी बात करें, शरद पवार की बात करें या उद्धव ठाकरे की बात करें, ये जितने लोग हैं क्षेत्रीय पार्टी के नेता, उन सबकी अगर स्थितियों को देखा जाए तो अपने स्टेट से बाहर उनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन मायावती को देखें, अगर मायावती के बसपा को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के उभार के बाद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबकी हालत खराब है। नीतीश कुमार को देख लें, राजद को देख लें और इधर सपा और बसपा को देख लें, ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कहीं कहीं गठबंधन करके कुछ सीटें पा लेती है, किसी भी तिकड़म करके सरकार भी एक आध जगह पर बना लेगी, लेकिन इन लोगों की स्थिति कमज़ोर है। तो वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाहर जितने स्टेट में बहुजन समाज पार्टी है उतने स्टेट में कोई दूसरी स्टेट पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी उभरी है और दिल्ली के बाद एक पंजाब में इनको एक बूस्टअप मिला है। तो अरविंद केजरीवाल इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि हर स्टेट में उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, मायावती की पार्टी मध्य प्रदेश में भी एक ठीक ठाक आधार है, 8-10 विधायक भी चुन के आते रहते हैं और वहाँ पर 3-4% तक वोट मिलता है पूरे मध्य प्रदेश में। दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस करने के बाद उनका वोट बढ़ सकता है। पंजाब के चुनाव में भी देखें तो पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अकाली दल से हुआ। अकाली दल जो वहाँ की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, उस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, एक सीट मिली भी मायावती की पार्टी को। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को 6 सीटें मिली थी। हालांकि वो 6 के 6 विधायक कांग्रेस के साथ चले गए, इसलिए आजकल कांग्रेस से बिल्कुल ही नाराज रहती है मायावती और हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी अगर देखें, तमिलनाडु में भी बसपा चुनाव लड़ती रही है, कुछ वोट भी मिलते रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बसपा का आधार है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन और दूसरी तरफ दलित हैं, महिला हैं, तो इनका एक्सेप्टेंस जो दूसरे क्षेत्रीय नेताओं से ज़्यादा है। लेकिन अब समस्या क्या है कि विपक्ष खुद ही बिखरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बनने लायक स्थिति किसी के पास नहीं है। मायावती के पास भी अभी चुनौती बनने लायक स्थिति नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति के चुनाव में सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, लेकिन फिर भी विपक्ष ने कैंडिडेट रखा। उतारने का मतलब ये नहीं था कि वो जीत की संभावना थी, लेकिन जब विपक्ष कैंडिडेट उतारना चाहे और वैसे स्थिति में ये देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट उसमें सबसे अच्छा हो सकता है। तो अभी जो विपक्ष की स्थिति है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, उसमें अगर कांग्रेस को छोड़ के तीसरे मोर्चे की बात होती है। जो हरियाणा में अभी चौटाला की बैठक हुई, वो रैली में विपक्ष के उन नेताओं को बुलाया गया था जो कांग्रेस के बाद अलग स्तर पर है, और उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन था नीतीश कुमार लालू यादव को लेकर, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस के साथ भी रहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी रहते हैं। इन दोनों के साथ अलग मजबूरी चलती है। ये लोग कांग्रेस के साथ यहाँ पर सोनिया गांधी के साथ मुलाकात भी दोनों ने किया दिल्ली में, और दूसरी तरफ चौटाला के बैठक में भी जा रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को चाहिए कि कांग्रेस लीड करे। और जब कांग्रेस लीड करे और कांग्रेस अपोजिशन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? जो बिहार में राजद के नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि अभी आगे तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें। दूसरे नेताओं ने भी कहा, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की जुबान भी फिसल गई या कुछ ऐसे समय आ गया था, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को मंच से ही मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने खुद बोल दिया मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव। तो ऐसी स्थिति उनके दिमाग में भी चल रही है। राजद भी ये चाहती है कि ये केंद्र की राजनीति में जाएं और उधर कांग्रेस को भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। लेकिन मायावती की पार्टी की ये मांग जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी भूमिका वाली है। मायावती ने जो अपनी उम्मीदें दिखाई है और जो संकेत दिए हैं, इसका मतलब ये है कि वो विपक्ष के खेमे में रहना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि विपक्षी पार्टी जो उछल कूद मचा रहे हैं, सब लोग अपने आप को पीएम का कैंडिडेट बता रहे हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उछल के तुरंत बोल दिया कि नीतीश कुमार यहाँ पर आए, हम उनको
लेकिन प्रधानमंत्री अखिलेश के यादव लिए का करें। भी नाम चल रहा था पीएम कैंडिडेट के लिए। हाँ, अखिलेश यादव का नाम चल रहा था, अब तो राजभर का नाम भी चलेगा। जो भी विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, जो भी कहीं न कहीं 2-4 सीटों वाले भी नेता हैं, वो सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए। और लालू यादव ने संसद में एक बड़ी बात कही थी, वो हंसाते रहते थे सबको, और संसद में उन्होंने कहा था कि कौन नहीं चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। अगर किसी मीडिया में काम करने वाले हर व्यक्ति, जो छोटा रिपोर्टर है, वो भी चाहता है कि हम एडिटर बन जाए। लेकिन हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम तुरंत ही उछल के पीएम बनेंगे की बात करें। लेकिन सपने देखने का तो हक सबको है ना। सपने देखने का सबको हक है। तो वही बात है कि इन सबको लगना चाहिए कि पीएम तक पहुंच जाए। किसी के लिए वो जगह है जो राजनीति में है, वो चाहे छोटा कार्यकर्ता ही हो, ब्लॉक लेवल का नेता ही हो, वो सब चाहता है कि किसी समय हमारे ऐसी स्थिति आए कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जल्दीबाजी में जो फैसला लिया जाता है और जो हंगामा खड़ा किया जाता है, उससे नुकसान होता है। राजनीति में टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो बीएसपी ने थर्ड फ्रंट के सामने अपनी शर्त रखी है पीएम कैंडिडेट के तौर पे मायावती को खड़ा करने की, क्या इन शर्तों को मान लिया जाएगा? देखिए, माना तो नहीं जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है थर्ड फ्रंट बने ही नहीं, क्योंकि थर्ड फ्रंट है ही नहीं कहीं, अभी अस्तित्व ही नहीं दिखाई पड़ रहा है थर्ड फ्रंट का। कभी हरियाणा के लोग, एक नेता आते हैं, वो बोलते हैं कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे, कभी दक्षिण भारत से, तेलंगाना से केसीआर उठ के आ जाते हैं कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे। लेकिन जब दिल्ली में बैठक होती है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तो केसीआर भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस पार्टी में, जिस बैठक में कांग्रेस भी शामिल है, हम उसमें कैसे जाएंगे, क्योंकि तेलंगाना में तो कांग्रेस और टीआरएस के बीच टक्कर है। तो दूसरे तरफ ये जो ममता बनर्जी है, सोच रही है कि यहाँ पर तो कोई बड़ी चुनौती कांग्रेस है नहीं, तो कांग्रेस अगर थोड़ा पीछे पीछे चले, कांग्रेस के साथ कंप्रोमाइज भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा चुनौती बनी हुई है। तो इस स्थिति में आपस में ये उलझे हुए हैं, जितने नेता हैं सारे के सारे उलझे हुए हैं, चाहे टीआरएस प्रमुख केसीआर हो, या ममता बनर्जी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार, लालू यादव, सारे के सारे लोग आपस में उलझे हुए हैं, और सब सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जो अलग अलग बैठकें चलती है, वो जनता को भ्रमित करने के लिए है कि देखो हमारे साथ इतने बड़े बड़े नेता हैं। नहीं तो सबको पता है अपनी औकात के बारे में। ममता बनर्जी को भी पता है कि अगर अखिलेश यादव बंगाल में उनके मंच से कुछ बोलते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नीतीश कुमार, लालू यादव आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अखिलेश यादव को भी पता है कि मायावती को अपने चुनावी रैली में बुलाने से एक वोट भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी ये लोग बुलाते हैं और ये लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हमारे साथ इतने बड़े बड़े नेता हैं और इन लोगों का समर्थन हमें हासिल है। यानी कि भाजपा विरोधी सारे के सारे लोग, हम लोग एकजुट हैं, इसलिए वोट बिखरे ना, एकजुट होकर दें। और अखिलेश यादव इसलिए ममता बनर्जी का इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो ये सारी स्थितियां बदली है और अभी विपक्ष पूरा बिखरा हुआ है। लेकिन मायावती ने जो संकेत दिए हैं वो उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए अगर देखा जाए तो एक बड़ा संकेत है, क्योंकि वो बता रही हैं कि तीसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा कुछ नहीं है, ये कितना भी मोर्चा बना लो, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तुम लोग अपने अपने राग अलापते रहो। अगर तुमको चाहिए, मेरी मदद चाहिए, तो हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। लेकिन सब लोग तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो दूसरे को कौन बनाएगा। तो वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, नीतीश कुमार को भी साफ तौर पर कह दिया, केसीआर को, शरद पवार लंबी को, लाइन है, मतलब सब लोगों को कह दिया कि तुम लोग नहीं, अगर चाहिए मेरा समर्थन तो हमें उम्मीदवार बनाओ। तो ये स्थितियां स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। मायावती भी इसी बात का संकेत दे रही हैं कि तुम लोग पीछे हटो, अब मोदी को ही आगे जितने टर्म तक रहना है रहने दो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी दोबारा बड़ी जीत के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी इस चुनाव में एकजुट होकर लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में बसपा की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है और अब मायावती का नाम भी पीएम की रेस में सामने आ रहा है। देखना होगा 2024 की रेस में विपक्ष
विपक्ष किस तरह से एकजुट होता है और थर्ड फ्रंट का दांव चल पाता है या फिर नहीं। पीएम की रेस में मायावती के नाम की चर्चा पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।